our class, we are discussing Negotiable Instruments Act 1881. एंड डियर स्टूडेंट्स, जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या होगा अगर इन इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई चीटिंग करता है, या इन इंस्ट्रूमेंट लाइक सपोज किसी ने चेक में फेक साइन कर दिए, किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज में फेक अमाउंट डाल दी। तो अगर कोई भी थिंग, इफ देयर इज समथिंग फेक हैपन्स, देन व्हाट हैपन्स? क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तभी भी वैलिड माना जाएगा? क्या वो चीटिंग जो है उसके लिए कोई पनिशमेंट दी गई है? और उसी चीटिंग को यहाँ पर बोला गया है फोर्जरी। फोर्जरी टर्म्स आपको आईपीसी एक्ट में भी देखने को मिलती है। आईपीसी एक्ट में मैंने फोर्जरी बहुत डिटेल में समझाई है, एंड द स्टूडेंट्स हु वांट टू अंडरस्टैंड दिस ऑन द टॉप यू कैन सी दैट सेशन। जाइए और इसको पहले समझिए कि फोर्जरी में हमारे इंडियन पीनल कोड इसको क्या पनिशमेंट देता है और फोर्जरी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। अभी के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिए कि फोर्जरी होती है जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई भी चीज फेक डाल देते हो, साइन किसी का फेक कर देते हो। एंड फर्दर वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इन दिस सेशन। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर फोर्जरी का मीनिंग देखिए। यहाँ पर देखिए किसी का थंबप्रिंट को फेक तरीके से फिर से कॉपी किया जा रहा है ना? तो ये एक फेकनेस है। फोर्जरी क्या होता है? ये एक फ्रॉड्यूलेंट तरीका है। फ्रॉड की इंटेंशन से एक पर्सन दूसरे पर्सन के डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस लाना चाहता है। फ्रॉड मेकिंग या फिर ऑल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द प्रीजुडिस ऑफ अनदर्स मैन्स राइट। जिस डॉक्यूमेंट में एक पर्सन का राइट है, उसके राइट्स के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इट मे बी अफेक्टेड बाय फ्रॉड्यूलेंटली राइटिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग पर्सन। कुछ भी तरीका हो सकता है, आप किसी दूसरे पर्सन का नेम उसमें एंटर कर देते हो। इट इज ऑल्सो अ फोर्जरी लाइक आप साइन किसी के नाम पर कर देते हो, किसी फिक्टिशियस पर्सन के आप साइन कर रहे हो, इंटेंडिंग टू बी बिलीव्ड दैट इंस्ट्रूमेंट वॉज साइंड बाय अ रियल पर्सन। आप ये दिखाना चाहते हो कि रियल पर्सन की जगह आप साइन कर रहे हो। सो इफ द सिग्नेचर बी प्लेस्ड विद फ्रॉड्यूलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन, then that is forgery. Forgery conveys no title. ये देखिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ये क्लियरली बताता है कि फोर्जरी में कोई भी टाइटल नहीं कन्वे किया जाता। इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ है, बिल्कुल हमें इसे क्राइम में देखा गया है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आईपीसी में इसको क्राइम माना गया है और इसके लिए एक पनिशमेंट स्पेसिफाइड है। तो आप अच्छे से इस सेशन को देख कर आइए। नाउ फोर्जरी कैन टेक प्लेस इन मेनी वेज। कैसे कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप फोर्जरी कर सकते हो। अब फोर्जरी कैसे किस तरीके से की जाती है, दैट इज यू कैन ऑल्टर मीन्स यू कैन ब्रिंग चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग थिंग। लाइक एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड में चेंज ले आए हो, एग्जिस्टिंग नेम ऑफ द पर्सन में चेंज ले आए, एग्जिस्टिंग अमाउंट में आपने कुछ चेंजेस कर दिए, एग्जिस्टिंग साइन है जो उसको बदल दिया, या फिर यू आर रेजिंग द अमाउंट दैट इज रिटन। Forging somebody's signature is also there. Okay, so the essential test to determine the liability of a person is responsible for the forgery is that proximity of negligence. यहाँ पर क्या देखा जाता है कि अगर आपको किसी पर्सन की लाइबिलिटी डिसाइड करनी है, या ये देखना है कि किस पर्सन को हम कितना लाइबल ठहराएं, किस पर्सन को कितना जिम्मेदार ठहराएं, उसके लिए ये देखना है कि कितनी देर प्रॉक्सिमिटी, कितनी देर तक नेग्लिजेंस की गई, खिलवाड़ किया गया, तो वो हम समझेंगे। सो नाउ फर्दर व्हाट इज रिटन हेयर, व्हेन द कस्टमर हैज ड्रॉन हिज चेक। फोर्जरी में ही क्या है, सपोज किसी कस्टमर ने अपना एक चेक बनाया विद रीजनेबल प्रिकॉशंस, राइट, उसमें अमाउंट डाल दी, बट इवन सो सम डिसऑनेस्ट पर्सन यूजिंग सम टेक्निक हैज ऑल्टर्ड या रेज्ड द अमाउंट। दूसरे पर्सन ने फोर्जरी करके या तो कुछ उसमें चेंजेस ले आए या अमाउंट को रेज कर दिया, मतलब चेक में भी फोर्जरी कर दी, चीटिंग कर दी। सो अब जब बैंकर है जिससे पैसा निकलवाना है, सपोज एक पर्सन है ए ने चेक ड्रॉन किया बी पर और बी को बोला कि आप जाकर एसबीआई से पैसा निकलवा सकते हैं। बी ने उस चेक में चेंजेस कर दिए। अरे क्या है, एसबीआई से लेना है, जाके दिखा दूंगा भाई 5 के 8 लाख है। सो नोट नोइंग द फोर्जरी, अब जो बैंकर है ना, बैंकर को थोड़ा पता है कि इसमें चेंजेस बी ने किया, उसको तो यही लगेगा भैया ए ने
बैंक चेक बना के दिया तो मुझे उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी एज पर द इंक्रीज्ड अमाउंट, सो द बैंकर मस्ट बियर द लॉस। जिस पर्सन द्वारा नेग्लिजेंस यहाँ पर की गई, देखिए ए की तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, उसने अपनी तरफ से चेक बना के दे दिया। बी ने चेंजेस किए, ड्यूटी किसकी थी? एसबीआई बैंक की, टू चेक ऑल द वेरिफिकेशंस, टू वेरीफाई इट, टू क्रॉस एग्जामिन दैट चेक। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अमाउंट इंक्रीज्ड है और उन्होंने अपनी तरफ से पैसा उसको दे दिया, तो ये जो लॉस हुआ है ए को, वो बियर कौन करेगा? बैंक ही बियर करेगा। ए इसमें घाटा नहीं है। ए कहेगा कि आपने गलत किया है, आपने 5 की जगह 8 लाख दिए, 3 लाख, यू विल बियर दैट लॉस, यू हैव टू पे मी बैक। सो हेयर वन मोर थिंग, वेयर द कस्टमर हैज बीन नेग्लिजेंट इन ड्रॉइंग हिज चेक। अब ये तो था बैंक की लाइबिलिटी, ये अभी हमने जो देखी। लेकिन सपोज करो अगर कस्टमर, जैसे ए अबव केस में, ए ने ही कोई अपनी तरफ से नेग्लिजेंस कर दी, उसने ही चेक में ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, लेफ्ट अनयूजुअल स्पेसिस जो कि नहीं छोड़ने चाहिए आपको। क्लियरली अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो हर चीज गौर करके, देख कर, वेरीफाई करके दीजिए। तो आपने अगर उसमें कुछ स्पेसेस छोड़ दिए हैं, ब्लैंक स्पेस, तो आपने मतलब दूसरे पर्सन को एक तरीके से सहारा दे दिया, या उसको एक तरीके से ये दे दिया रास्ता कि हाँ भैया तू इसमें भर सकता अपनी ये चीज़ें, कोई भी अमाउंट डाल दो। सो नाउ यू हैव फैसिलिटेटेड दैट इंटरपोलेशन ऑफ वर्ड्स, या तो वर्ड्स का चेंज हो सकता है या फिगर्स का चेंज कर सकते हैं दूसरा पर्सन, एंड बिकम्स द कॉज ऑफ फोर्जरी। अब सपोज उसमें 85,000 अमाउंट लिखनी थी, तो आपने क्या कर दिया, 85 ऐसे 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 कर दिया, तो यहां पर पर्सन डबल जीरो डाल सकता है अपनी तरफ से, बिल्कुल। वाई हैव यू लेफ्ट दैट स्पेस? तो ऐसे केस में अब लॉस किस पर आएगा? लॉस विल फॉल ऑन द कस्टमर बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्लियरली है कि अगर किसी की लाइबिलिटी डिसाइड करनी है तो देखना पड़ेगा नेग्लिजेंस किस साइड से हुई है, बैंक की तरफ से हुई थी या कस्टमर क्लाइंट खुद ने कोई नेग्लिजेंस करी है, और उसी हिसाब से लाइबिलिटी फॉल होती है। नाउ हेयर वी हैव अ केस स्टडी, लिसन इट केयरफुली एंड यू विल अंडरस्टूड देन व्हाट इज दिस फोर्जरी इज अबाउट। यंग एंड ग्रोथ अ बिजनेसमैन है, और वो क्या कहता है, वाइल गोइंग अब्रोड, बाहर जा रहा है, तो कुछ चेक हैं वो अपने चेक साइन करके अपनी वाइफ के पास रख जाता है, ठीक है, कि तुम्हें कोई ज़रूरत हुई या बिजनेस का कोई काम हुआ तो ये मेरी तरफ से चेक है, इन पे साइन मेरे हैं ही, अमाउंट तुम डाल देना और इनको यूज़ कर लेना। ओके, होता है ऐसा परिवारों में। नाउ शी वॉज टू हैव देम फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ हिज बिजनेस, जो भी बिजनेस में नीड अराइज होंगी उसको उतनी अमाउंट फिल कर देनी है। अब क्या होता है, शी गेव अ चेक टू वन ऑफ हर हस्बैंड्स क्लर्क, एक अपने हस्बैंड के क्लर्क को उसको चेक देना है, और उसी को वो लेडी रिक्वेस्ट कर रही है टू कंप्लीट इट फॉर £50, इस पे £50 डाल देना। नाउ क्लर्क ने अपनी तरफ से चीटिंग की है, फोर्जरी कर रहा है, ही रेज द अमाउंट टू £350, 50 के आगे उसने 3 और लगा दिया, फॉर विच ही हैड लेफ्ट इनफ स्पेसिस, राइट, स्पेस छोड़ दिया था। अब बैंक के पास जाता है चेक, बैंकर तो अमाउंट पे कर देगा। अब यहां पर आप बताइए कि किसकी गलती थी? लेडी की गलती थी, उस बिजनेसमैन की गलती थी, क्लर्क ने तो चलो चीटिंग करी है करी, या बैंक की गलती थी? तो इस केस का क्या कंक्लूजन निकला, ध्यान से सुनना है। इट वॉज हेल्ड दैट द कस्टमर मस्ट बियर दिस लॉस। कस्टमर को लॉस बियर करना, मतलब वाइफ की गलती थी, उसने क्यों देखा जब उसने £50 वो लिख रहा है तो उसने ये स्पेस क्यों छोड़ा, यहीं से ही क्यों नहीं 50 स्टार्ट किया लिखना। And that's why customer must bear this loss, for why, because there was due his gross negligence, and banker इस वजह से मिसलेड हुआ। बैंक की इसमें कोई गलती नहीं है, बैंक को क्लियरली दिख रहा था पाउंड के साथ 350 है, उतना अमाउंट पे करना होगा। I hope students you are getting that point. Now next is, ये भी चीज ध्यान से सुनिएगा, इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द बैंकर। बैंकर कौन है? हमारा बैंक, बैंक के जो बैंक में जो एजेंट्स काम करते हैं उनको बैंकर नाम दे दिया जाता है। तो ये बैंकर क्या है? बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे शुड बी वेल एक्वेंटेड विद द कस्टमर्स हैंड राइटिंग, बिल्कुल। जब वो कितनी चीज़ों पे साइन करवाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्लाइंट है उसके क्या सिग्नेचर है। अब यहीं पर अबव केस में उनको पता होना चाहिए था बिजनेसमैन के कैसे सिग्नेचर है। एंड बैंकर मस्ट सफर इफ पेमेंट इज मेड ऑफ अ चेक ऑन विच कस्टमर सिग्नेचर इज फोर्ज्ड।
अगर कस्टमर के सिग्नेचर ही किसी ने कॉपी कर रखे हैं और बहुत बहुत डिफरेंस दिख रहा है ऑलरेडी, तो वहां पर बैंकर ने अपनी तरफ से नेग्लिजेंस किया। बैंकर को क्लियरली दिखना चाहिए था ये कस्टमर के सिग्नेचर नहीं है और ये हम वेरीफाई नहीं कर रहे, इसलिए आप जाकर पहले उनसे साइन दोबारा से करवा के लाइए। एंड दैट्स वाई फोर्जरी इज नलिटी एंड देयरफॉर फोर्ज चेक भी नल हो जाएगा और लाइबिलिटी कौन बियर करेगा? अगर फिर भी पेमेंट बैंक कर देता है तो लाइबिलिटी फिर बैंक को पे करनी है। एक केस समझते हैं हम इन प्रभु दयाल वर्सेस ज्वाला बैंक। ये केस था प्रभु दयाल वर्सेस ज्वाला बैंक। इसमें क्या था, वन ऑफ द बैंक रूल्स प्रोवाइडेड दैट द कस्टमर जो होते हैं दे शुड कीप देयर चेक बुक्स अंडर द लॉक एंड की। अपने लॉकर में आप चेक बुक्स रखिए, ये बैंक ने इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी अपने कस्टमर्स को। अदरवाइज बैंक आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लाइबल नहीं होगा अगर कुछ भी लॉस होता है तो। अब वहाँ उनके जो कस्टमर हैं, एक कस्टमर ने गलती से, इट्स नॉट बाय हिज मतलब इंटेंशनली, नेग्लिजेंटली क्या हुआ, ही लेफ्ट हिज चेकबुक इन एन अनलॉक्ड बॉक्स। उसका लॉक नहीं था और उसमें रख गया। अब क्या होता है, उसके बुक में से एक पेपर या एक चेक को चुरा लिया गया एंड कस्टमर सिग्नेचर वहां पर गलती कॉपी किए गए। हिज सिग्नेचर वर फोर्ज्ड एंड चेक वाज प्रेजेंटेड इन द ड्यू बैंक। बैंक को तो ये लगा भैया पेमेंट करनी है। अब इस केस में बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इस केस का कंक्लूजन निकला था कि बैंकर वॉज हेल्ड लाइबल फॉर द लॉस। यहां पर लॉस बैंक भुगतेगा। वाई? द कस्टमर, हमने देखा है, नो डाउट, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला है, उसने नेग्लिजेंस की है। ही डिड नेग्लिजेंस, नो डाउट उसकी तरफ से नेग्लिजेंस हुई है। बट अगर हम दोनों पार्टीज की नेग्लिजेंस देखें, उस पर्सन की और बैंक की, तो बैंक की नेग्लिजेंस ज्यादा है। नेग्लिजेंस कैसे? देखिए, लॉकर में चेक बुक रखना है ना रखना है, इट्स नॉट द कॉज ऑफ फोर्जरी। फोर्जरी का कॉज है कि साइन उसके कॉपी किए गए, उसके साइन को फोर्ज किया गया, और ये ड्यूटी बैंक की थी कि उसके साइन को, सिग्नेचर को अच्छे से जांचे परखे। सो हेयर नेग्लिजेंस वाज नॉट द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस एंड बैंकर हु पेज फॉर अ फोर्ज्ड चेक, जिसने किसी के साइन जिस पर्सन ने कॉपी कर रखे हैं उसी को पेमेंट कर दी, तो ये बैंक की गलती है एंड ही इज बाउंड टू पे द अमाउंट अगेन टू हिज कस्टमर। मतलब अगर किसी ने 5 लाख का चेक बना के उनको दिखाया है और बैंक ने अपने क्लाइंट के खाते में से 5 लाख दे दिए, तो अब 5 लाख की भरपाई बैंक ही करेगा और उसको वापस से वो 5 लाख किस में डालने हैं? क्लाइंट के अकाउंट में डालने हैं। ओके स्टूडेंट्स, वाई? बिकॉज ही पेज विदाउट अथॉरिटी। ये तो बैंक की गलती थी। अब कस्टमर तो आके कह देगा मैंने कोई साइन ही नहीं किए, मैंने किसी को चेक ही नहीं दिया, आप ऐसे कैसे किसी को पेमेंट कर सकते हो? सो हेयर बैंक वॉज रिस्पॉन्सिबल। सो विद दिस डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये फोर्जरी टर्म बहुत अच्छे से समझ आई है, फोर्जरी को कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया गया है, एंड यू शुड ऑल्सो गेट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अपनी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं करिए, और अगर बैंक की तरफ से नेग्लिजेंसी होती है तो आपके पास राइट है, यू कैन क्लेम योर मनी बैक। Here we have our email. You can send us your queries, doubts, and if you want notes or other, if you have any suggestion, any queries, you can also contact us on this phone number 888-208-9998. You can follow us on Telegram, Instagram. Thank you.